आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। थर्सडे 7 अक्टूबर की शाम है और खबरों के लिहाज से ये एक बड़ा दिन है। कई खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की उस वार्निंग की जिसमें अक्टूबर से दिसंबर तक बेहद सतर्क रहने को कहा गया है। त्योहार वर्चुअली मनाने के लिए कहा गया है। आपको बताएंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री की फिक्र क्या है और वो फिक्र कितनी डराने वाली है। उसके बाद बात लखीमपुर की जो अब सियासी समर का केंद्र बन गया है, बताएंगे वहां के अपडेट्स। उसके बाद बात करेंगे कश्मीर में सिविलियंस हत्याओं की। आज सुबह 2 टीचर्स की मौत हुई है। जानेंगे कि आखिर ये क्या पैटर्न है और क्यों अब सेना के जवानों से ज्यादा सिविलियंस शिकार बनाए जा रहे हैं। इसके बाद बात होगी रूस भारत की S-400 मिसाइल डील पर अमेरिका की धमकी की। लेकिन इस सबसे पहले सुनते हैं दिन भर की हेडलाइंस खुशबू से। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले को लेकर भाजपा और एनसीपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी और एनसीपी की मिलीभगत है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी भाजपा के आदेश पर चल रही है और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों की मदद करने वालों के लिए लैंडर सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। इसमें जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल होने वाले इंसान की मदद करेगा उसे 5,000 रुपए के साथ साथ सराहना सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साल भर में देश से 10 सबसे बड़े मददगारों को 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी वहां मौजूद रहे और ममता को शपथ दिलवाई। इस शपथ ग्रहण समारोह से भाजपा के विधायक गायब रहे, जबकि बीजेपी ने शपथ ग्रहण बॉयकॉट को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान भी नहीं किया। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को यूपी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया। जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया। 3 विधायक और 2 मंत्रियों के खीरी जाने की सहमति बनी है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार शामिल रहे। इसी के साथ सीआरपीएफ के प्रमुख कुलदीप सिंह और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज सिंह भी शामिल थे। ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा विनय कटियार को भी कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। इस बार बीजेपी की नई टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। देश में कोरोना को लेकर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। भले ही पहले के मुकाबले केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन डेली 18 से 20 हजार के पास केसेस आ ही रहे हैं। और अब तो त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत आज के नवरात्रि से हो चुकी है। अब ऐसे ही त्योहारों के टाइम पर केसेस पीक पकड़ते हैं और कोई नहीं चाहेगा कि फिर से दूसरी लहर जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। त्योहारों के मद्देनजर ही आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि लोगों को फेस्टिवल में सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ बड़ी चिंताएं जाहिर की हैं। तो इस पूरे हेल्थ पीसी पर आज तक रेडियो की रिपोर्टर मिलन शर्मा नजर बनाए हुए थी। तो मैंने उनसे बात की और पूछा कि लोगों को त्योहारी सीजन के मद्देनजर हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या सलाह दी है। त्योहारों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि सबको इस तरीके से त्योहार मनाने चाहिए जो कोविड सेफ हो। तो पहला उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमें खासी सावधानी बरतने की जरूरत है और इसमें जितने भी त्योहार इस दौरान आते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो इन सब त्योहारों में जितना हो सके वर्चुअली इन त्योहारों को बनाने की हिदायत सरकार इस वक्त दे रही है। जैसे कि अगर आप दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करने के बजाय अगर आप उसको वर्चुअली या ऑनलाइन अटेंड करना चाहें या किसी और तरीके से आप जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं लोगों के साथ मिलके उसको ऑनलाइन कंप्यूटर पर या वेबसाइट्स के थ्रू आप एक दूसरे से बात करें या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करें, ये सारी हिदायतें इस वक्त दी जा रही हैं। अनुमान सरकार का ये है कि
अक्सर देखा जा रहा है कि फेस्टिवल्स में या त्योहारों के बाद कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिखते हैं। अभी भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 5% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। 22,000 केस इस वक्त भी भारत में आ रहे हैं। केरल में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ऊपर है, और उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी अब भी केसेस हैं। महाराष्ट्र 15% कंट्रीब्यूट कर रही है और तमिलनाडु 6% कोविड केसेस को कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन मिलन, तीसरी लहर की आशंका भी है और त्योहारों में आपको पता है कि कैसे केसेस बढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कंसर्न्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के? बिल्कुल, देखिए, थर्ड वेव को लेकर भी सरकार की जो नीतियां हैं उस पर काम चल रहा है। लगातार बोला जा रहा था कि जिस तरीके से थर्ड वेव आएगी उस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि उन्होंने कम से कम 8,36,000 से ज्यादा जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो स्टेट्स में तैयार कर दिए हैं। 9,60,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स तैयार कर दिए हैं और 4,80,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स भी तैयार कर दिए हैं। जहाँ पर आईसीयू बेड्स की बात आती है, वहाँ पर भी कुल संख्या जो इस वक्त तैयार है सारे राज्यों में मिलाकर वो है 1,35,000। तो इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्शन है भारत सरकार के, उसके हिसाब से कम 4 से 5 लाख प्रतिदिन केसेस की तैयारी इस वक्त की जा रही है। हमने देखा कि दूसरी लहर में जहां पर भारत में जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उस वक्त जो कहर सब जगह फैला हुआ था कोविड का, और जहां पर ज्यादातर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी लोगों को, इसकी वजह से अब सरकार का खुद का जो प्रोजेक्शन है वो 4 से 5 लाख केसेस तक का प्रतिदिन आने का है। और इसी हिसाब से ये जो आइसोलेशन बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, दवाइयां हैं, उनकी तैयारियां की जा रही हैं। और वैक्सीन को लेकर कुछ अपडेट है जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कही हो? क्योंकि ऐसे 4.5 लाख केसेस के प्रोजेक्शन में इसका तो रोल बहुत अहम हो जाता है। देखिए, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम बहुत जल्द 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करने का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अक्टूबर के महीने में अगर 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाती हैं, इसका मतलब हमारा जो सेट टारगेट है वैक्सीनेशन का, जो बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन देनी है दिसंबर तक, वो भी शायद अभी पूरा होता दिख जाए। लेकिन इसमें 2 जो इश्यूज हैं वो सामने आ सकते हैं। पहला ये कि जो कोविशील्ड जिन्होंने लगाई है उनके जो 2 डोज के बीच में गैप है वो 80 दिनों से ज्यादा है, तो उनका सेकेंड डोज भले अगले साल लगे, यानी कि साल 2022 में लगे, लेकिन साल 2021 में तो सरकार की यही नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहली डोज वैक्सीन की लगा दें। सरकारी आंकड़ों पर चलें तो उन्होंने कहा है कि 70% से ज्यादा लोगों को भारत में कम से कम वैक्सीन का एक टीका तो लग चुका है, और इसके आगे अब दूसरा टीका लगना भी जरूरी है। दूसरा टीका कम लोगों में लगा है इस वक्त, तो वो संख्या बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, और इसी के चलते और भी वैक्सीन आने का अनुमान अब लगाया जा रहा है। जैसे सिर्फ कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही नहीं, आगे जाके स्पुतनिक भी जो अभी भारत में कई जगहों पर लगाई जा रही है। जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन जो 3 शॉट वाली है, वो भी आने वाली है। और लगातार जो बाकी वैक्सीन है, जैसे बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन है कोबरवैक्स, उस पर भी नजर रखी जा रही है। और अन्य वैक्सीन जो हैं, जो पाइपलाइन में हैं, उन्हें भी ध्यान रखकर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद है कि दिसंबर महीने तक कम से कम हम कोविशील्ड, कोवैक्सीन के अलावा भी और वैक्सीन का उत्पादन देख सकेंगे जो भारत में बन रही हैं। और इस दौरान जो स्पुतनिक वी की वैक्सीन भी जो भारत में बन रही है फिनिशिया बायोटेक के साथ, वो भी तब तक मार्केट में यानी कि कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो जाए। आज तक रेडियो से बात करने का बहुत शुक्रिया मिलन शर्मा। लखीमपुर खीरी सियासत का वो अखाड़ा बन चुका है जहां हर राजनीतिक दल बतौर पहलवान एक बार कुश्ती लड़ ही लेना चाहता है। हालांकि इसे इधर देखें तो हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का सवाल जस का तस ही है। कांग्रेसी नेताओं के दौरे के बाद किसान संगठनों ने भी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। इसी हलचल में
कोर्ट की भी दस्तक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी प्रकरण में सुनवाई की है, सरकार को कुछ निर्देश दिए और जानने की भी कोशिश की कि क्या अपडेट्स हैं और वहां पर क्या चल रहा है। तो पहले वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा से जान लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये साफ किया कि ये पीआईएल के तौर पर इस मामले की सुनवाई होगी, ना कि सुओ मोटो के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने रजिस्ट्री को इसे पीआईएल के तौर पर दर्ज करने को कहा था, क्योंकि 2 वकीलों ने पत्र लिखकर उन्हें इस बारे में सूचित किया था और ये गुहार लगाई थी कि इस मामले की जांच के आदेश दिए जाएं, जिसमें कोर्ट न्यायिक जांच के आदेश दे सकता है और साथ ही सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। कोर्ट ने उन दोनों वकीलों को तलब किया, जिस पर वकील शिव कुमार त्रिपाठी अदालत में वर्चुअल सुनवाई के दौरान पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है और किसान डरे हुए हैं सरकार से। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया और उससे ये पूछा कि आखिर उन्होंने अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की है। जब यूपी सरकार की ओर से गरिमा प्रसाद ने ये बताया कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और लोगों को मुआवजा दिया गया है, इसके साथ ही एक एसआईटी बनाई गई है, जांच की टीम बनाई गई है, जिसकी अगुवाई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये बताया जाए कि कितने एफआईआर दर्ज की हैं, कितने लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग आरोपी हैं, कितने लोग मारे गए हैं और उनको कितना मुआवजा दिया गया है। यानी ये सारी चीजें एक तफसील रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक मुलतवी कर रहे हैं। कल तक उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। खैर, कोर्ट की टिप्पणी और निर्देशों का ही असर कह लें कि इस मामले में यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। खैर, बात गिरफ्तार करने की चल ही रही थी। बात यह भी थी कि आशीष आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, पर यह हुआ नहीं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की और उनकी मांग को ही उन्होंने दोहराया। इस दौरान उन्होंने आज तक से भी बात की। ये तानाशाही का एक उदाहरण है। हिटलर शाही में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो और गाड़ी चढ़ाने से, कुचल जाने से किसानों की मृत्यु हुई है। वहां एक पत्रकार मरा है, गाड़ी पलटने से भी जो लोगों की जान गई है। तो जो लखीमपुर में हुआ है, ये किसानों के साथ और किसानों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था। जितनी निंदा की जाए वो कम है इस घटना को लेकर के। सबसे पहले जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है गृह राज्य मंत्री ने, उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी हैं उनके बेटे और उनके साथियों को 302 में जेल भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पर कार्रवाई में ढील देने के आरोप बार बार लग रहे हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि जांच चल रही है, जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। पर फिक्र ये है कि ऐसे मामलों में जब चीजें इतनी स्पष्ट हों तो आरोपियों की गिरफ्तारी तो पहला कदम हुआ करती है। बहरहाल, पुलिस की ये जांच कहां तक पहुंची और क्या क्या एक्शन लिए गए, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष सिंह से। देखिए, इस पूरे मामले में जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि लखीमपुर पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ की है। उन 2 लोगों से पूछताछ के बाद जो आईजी रेंज ने बताया कि 3 लोग इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाए गए, यानी कि जो 8 लोगों की मौत हुई है उसमें ये 3 लोग उसमें शामिल थे, इनको जिम्मेदार बताया गया। लेकिन ये 3 लोगों भी उस पूरी घटना में इनकी डेथ हो चुकी है। ये 3 लोग उसमें आरोपी जो बनाए गए हैं वो अब नहीं है, यानी कि अब जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनसे तमाम अन्य इन्फॉर्मेशन ली जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के बेटे की बात करें तो आशीष मिश्रा को समन किया गया है, पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है और वो नोटिस भेजने के बाद अगर वो अपना पूछताछ के लिए आते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। अगर नहीं आते हैं तो इसकी जानकारी कोर्ट में दी जाएगी और कोर्ट के बाद आशीष मिश्रा को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। संतोष जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि पत्रकार रमन कश्यप की मौत प्रशासन के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रही है, क्योंकि उनके भाई ने दावा किया है कि उनकी मौत गाड़ी के नीचे कुचलने से ही हुई है, लेकिन उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। अब पत्रकार की मौत कैसे हुई, इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई क्लैरिटी दी है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात, रमन कश्यप हो या इस पूरे हादसे में मारे गए तमाम जो लोग हैं, किसी के भी शरीर पर फायर आर्म इंजरी यानी गोली लगने का निशान नहीं मिला है। रमन कश्यप के अलावा बहराइच के नानपारा में जिस किसान की मौत हुई थी उनके परिवार वालों ने दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया,
उस दोबारा पोस्टमार्टम में पीजीआई और केजीएमसी के 4 स्पेशली डॉक्टर्स भेजे गए लखनऊ से लगी बहराइच, और वहां पे जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो दोबारा पोस्टमार्टम में भी गोली लगने के निशान नहीं पाए गए, यानी कि वहां पर किसी की भी मौत गोली लगने से नहीं हुई। अब लेकिन बाकी जो चोटें वो बता रही हैं कि ये टक्कर लगने से ही मौत हुई, और जो तमाम लोग भी कह रहे थे कि रमन कश्यप वहां पे अपने कहा जाए कि कवरेज के लिए गए थे, जिसमें वो इस एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी की चपेट में आ गया, उसने जो थार गाड़ी थी उसने रमन कश्यप को भी रौंद दिया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक गनशॉट इंजरी किसी की भी बॉडी से नहीं मिली है। संजय शर्मा और संतोष सिंह, आज तक रेडियो से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 9953323303। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म किए जाने के बाद केंद्र सरकार इतने बड़े फैसले के बावजूद सब कुछ हिंसा मुक्त करने का दावा करती रही। हालांकि कश्मीर घाटी में छुटपुट घटनाओं की खबरें आती रहीं। 2019 के अक्टूबर महीने में ही चरमपंथियों ने अचानक एक के बाद एक हिंसक वारदात को अंजाम देना शुरू किया। इस हिंसा में चरमपंथियों के निशाने पर मूलतः जम्मू कश्मीर के बाहर से आए लोग रहे। इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी, मजदूर और ट्रक चालक थे। अभी रिसेंट जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ये बात है। यहां आतंकियों ने ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इसमें प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद की मौत हो गई। घाटी में 5 नागरिकों की हत्या पिछले 48 घंटे में हुई है, जिसे आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में जितने हालात सामान्य होने के दावे किए जाते हैं वो दरअसल है नहीं। 2 दिन पहले ही 5 अक्टूबर को आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। वहीं जम्मू कश्मीर में हुई इन नागरिकों की हत्या को लेकर श्रीनगर के मेयर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। मेयर जुनैद मट्टू ने कहा कि इन वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब यहां पूछना तो ये बनता है कि सेना के जवानों से ज्यादा सिविलियंस शिकार बनाए जा रहे हैं। क्या इसमें कुछ नया पैटर्न नजर आता है? पूछा मैंने जम्मू कश्मीर में आज तक रेडियो के रिपोर्टर अशरफ वानी से। बिल्कुल, अगर देखें तो ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो है एक नया तरीका जो है आतंकी हमलों का शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां पर चुन चुन कर जो है अनआर्म्ड कहें या फिर सिविलियन कहें, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से शुरू हुआ है, जब पहले श्रीनगर में 2 युवाओं की जो है हत्या की गई थी। दोनों को किसी गैंग के साथ जोड़ा गया था। उसके बाद खास तौर से मंगलवार शाम से एकदम इन हमलों में जो है कश्मीर में तेजी आ गई है, और कहीं ना कहीं न सिर्फ प्रशासन को बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी इन हमलों ने जो है कहीं ना कहीं चौंका दिया है। मंगलवार शाम को 3 हत्याएं हुई श्रीनगर में 1 घंटे के भीतर, जिनमें 2 लोग जो है श्रीनगर में मारे गए। फिर एक जो है बांडीपोरा में उसकी हत्या हुई। तीनों की जो पहचान थी, एक कश्मीर का एक प्रसिद्ध केमिस्ट था जो कश्मीरी पंडित था, मक्खनलाल बिंद्रू, और उसके बाद और एक जो ठेले वाला बिहार से यहाँ पर ठेला चला रहा था, उसकी हत्या हुई। और तीसरी जो हत्या है वो बांडीपोरा में एक जो पंचायत मेंबर है उसकी हुई। दरअसल पुलिस ने 1 हफ्ता पहले ये कहा था जम्मू कश्मीर में कि जो सिविलियन टारगेट किलिंग्स हैं वो पाकिस्तान की शय पे हो रही हैं। उसके लिए पिस्टल्स लाए जा रहे हैं कश्मीर, और कई सारे हथियार और खासतौर से पिस्टल्स जो कि आसान छुपाना होता है वो बरामद हुए हैं। तो लेकिन इन हत्याओं पर सुरक्षा एजेंसियां नाकाम रही अंकुश लगाने में। यही कारण है कि उच्च स्तरीय बैठक जो है इन सिविलियन किलिंग्स के बाद न सिर्फ दिल्ली में बल्कि श्रीनगर में भी सुरक्षा एजेंसियों के बीच आज हुई।
अशरफ, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई नया ग्रुप हो सकता है इन हमलों के पीछे। इस पर अभी तक क्या कोई जानकारी सामने आई है? दरअसल अगर इन हत्याओं को देखें तो इनकी बाकायदा जिम्मेदारी जो है टीआरएफ, जिसको आमतौर से रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जाना जाता है, ये एक नया संगठन है जिसको सुरक्षा एजेंसियां लश्कर तैयबा का ही एक दूसरा नाम मानती हैं। उनका रोल इन पूरी हत्याओं में देखा जा रहा है। अगर हम जो दो शिक्षकों की हत्या हुई है उसकी बात करें तो उसकी जिम्मेदारी बाकायदा टीआरएफ ने ली। मीडिया हाउसेस को प्रेस नोट टीआरएफ की तरफ से गया, जो मेरे पास भी आया। उसमें लिखा गया था कि जो ये दो शिक्षक थे, जिनमें एक प्रिंसिपल था स्कूल, सरकारी सेकेंडरी स्कूल का, और एक शिक्षक थी, महिला शिक्षक जो श्रीनगर की रहने वाली है, उन दोनों ने 15 अगस्त को, जब 15 अगस्त की फंक्शंस हो रही थी अलग अलग जगहों पर, उसके लिए आदेश निकाला था सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने, कि सभी स्कूलों को जो है 15 अगस्त की सेलिब्रेशन स्कूलों में अंजाम देनी चाहिए। तो उन्होंने उसका आयोजन किया था। ये आरोप लगाया गया है टीआरएफ की तरफ से। पुलिस भी और सुरक्षा एजेंसियां भी इसका संज्ञान ले रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर परिवार की तरफ से और लोगों की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि आखिर अगर सुरक्षा एजेंसियों के पास या सरकार के पास इस तरह की खुफिया जानकारियां थी कि कुछ लोग जो है निशाने पर हैं या उनको आतंकी निशाना बना सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्यों उपाय नहीं किए गए सरकार की तरफ से? अशरफ, केंद्र सरकार बार बार ये भी कह रही है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में शांति है, बड़े हमले नहीं हुए हैं। कोई आशंकाएं थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कश्मीर में भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि निहत्थे लोगों पर, बाहर से आए माइग्रेंट्स पर, कश्मीरी पंडितों पर हमले लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उपलब्धि देखें तो लगातार जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में 4 महीने के भीतर जो है हालात पटरी पर आएंगे, हालात सुधर जाएंगे। ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर उस बीच कोविड भी आया, जिसकी वजह से पूरी तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी जो है इफेक्ट हो गई। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अभी तक ना ही स्कूल खुले हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से, और ना ही कॉलेज खुले हैं। जो आज जो शिक्षकों की हत्या भी हुई है, वहां पर स्कूल तो खुला था, लेकिन सिर्फ शिक्षक वहां आए थे, छात्र नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार पर काफी दबाव है कि हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जो गतिविधियां दुनिया में बदल रही हैं, खासतौर से तालिबान की सरकार बनने के बाद, उसके बाद आशंकाएं जताई गई थी कि कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद और हमलों में जो है जम्मू कश्मीर में तेजी आ सकती है, क्योंकि कश्मीर जिस अंदाज से अनुच्छेद 370 हटने के बाद एकदम जो है कहीं लाइमलाइट में आया है, जहां एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि कश्मीर के हालात ठीक ना हो, या फिर यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है उसकी छाप दुनिया में जाए। तो वो सुरक्षा एजेंसियों के पास वो जानकारियां थी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो चैलेंज कहे हम सुरक्षा बलों के लिए, वो ये है कि इन हमलावरों को, इन हमलों को अंकुश लगाना भी काफी मुश्किल है। क्योंकि जितनी भी ये सीरीज ऑफ किलिंग्स पिछले कई दिनों से हुई कश्मीर में, खासतौर से पिछले 3 दिन के दौरान, उनमें जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल हुआ है, पिस्टल से हमलावर जाते हैं और टारगेटेड किलिंग करके नजदीक से गोली मारकर, जिसमें हत्या होती है इंसान की, वो करके चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो पिस्टल लेकर कहीं पर पहुंचना, कहीं पर जाना, भीड़ का फायदा उठाना, वो काफी मुश्किल है, उसका पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए। तो यही कारण है कि शायद इन हमलों के बाद अब चौकसी जो सुरक्षा की है वो भी श्रीनगर शहर में खासतौर से और कश्मीर में आमतौर से जो है बढ़ा दी गई है। अब वाहनों की तलाशी जगह जगह पर दी जा रही है, लेकिन इससे कितनी सफलता सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगी वो कहना काफी मुश्किल है। और दूसरी बात जो खासतौर से पिछले कई महीनों के दौरान जो देखा गया कि जो किसी तरह का संवाद नहीं है, जो एक हालात को जो आपने कहा कि काबू में किया गया था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसको सुरक्षा के बलों के दबाव से, प्रेशर से किसी तरह से काबू किया गया था। लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आम लोग या जो राजनीतिक दल हैं या जो अलग अलग संगठन हैं, समाजी हो, सियासी हो, वो कहीं ना कहीं भागीदार नहीं रहे। तो गवर्नमेंट की सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई, जिससे हिंसा में किसी हद तक कमी आई, लेकिन जो
आम लोगों का कहना है या खासतौर से राजनीतिक दलों की दलील है कि जब तक संवाद और बातचीत से कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक शायद सभी तरह के तरीके या जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो शायद कारगर साबित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशरफ वानी। आजकल अमेरिका बुरी तरह कंफ्यूज दिखने लगा है, खासकर अफगानिस्तान से अजीबोगरीब एग्जिट और कंजर्वेटिव्स के साथ डेट सीलिंग के मामले में डेडलॉक के बाद जो बाइडेन के फैसले सवालों के घेरे में कुछ ज्यादा ही हैं। फिलहाल उनके सामने चैलेंज चीन का है, जो काबुल में तो मजबूती से मौजूद है ही, इंडो पैसिफिक एरिया में भी ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को तंग करके अमेरिका को खुलकर चढ़ा रहा है। बुधवार को हुई यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टडी वेंडी शर्मन ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक में सहयोगियों का मजबूत नेटवर्क बनाएंगे और जहां जरूरी होगा वहां चीन को चैलेंज करेंगे। वो भारत को अपना करीबी सहयोगी बता रही हैं। दूसरी तरफ वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर दिल्ली में जो बोली वो भारत सरकार को पसंद बिल्कुल नहीं आया होगा। उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि जो भी देश S-400 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है उन्हें लेकर हमारी पॉलिसी एकदम सार्वजनिक रही है। हमें लगता है कि ये खतरनाक है और किसी के फायदे में ये बात नहीं है। अब आपको बता दूं कि ये सिस्टम रूस से हम खरीद रहे हैं, यानी भारत खरीद रहा है। इसी सिस्टम को तुर्की ने भी खरीदा था और नेटो मेंबर होने के बावजूद अमेरिका ने उस पर कई बैन लगा दिए थे। भारत को भी इन बैन्स की आशंका है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत का साथ चाहे और दूसरी तरफ घुमाकर बैन की धमकी भी दे, तो ऐसा दोहरेपन के साथ बाइडेन क्यों सोच रहे हैं कि भारत उनके काम भी आएगा? ये पूछा मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मोहम्मद जीशान से। देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया यूएस रिलेशनशिप में आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यही है कि इंडिया, भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ कई इश्यूज पर, कई मुद्दे पर एग्रीमेंट में नहीं है। एक तरफ देखें तो चाइना को देखें तो चाइना थ्रेट पर भी उतना ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं है। अमेरिका के हिसाब से चाइना की यही थ्रेट है कि साउथ चाइना सी में उनका मिलिटराइजेशन हो रहा है, ताइवान के साथ धमकी दे रहे हैं, ईस्ट चाइना सी में जापान और कोरिया के साथ उनके झगड़ा है। यही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का प्रायोरिटीज़ है। लेकिन भारत की तरफ से देखें तो भारत को यही चाइना थ्रेट, यही प्रॉब्लम है कि हिमालयाज़ में उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन हिमालयाज़ में भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है उसमें अमेरिका का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका उतना प्रायोरिटी नहीं है। तो चाइना के थ्रेट पर भी ज़्यादातर मेरे हिसाब से भारत और अमेरिका के बीच में डिसएग्रीमेंट है। दूसरी बात पर जो आपने कहे थे अफ़गानिस्तान में तो आजकल भारत का ज़्यादातर इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। हमारे एक ही एलाई था, वो था पिछले सरकार हामिद करज़ाई और अशरफ गानी जैसे पॉलिटिशियंस के सरकार, लेकिन वो सरकार अब चालू नहीं है, अब तालिबान आ गया है। तो भारत का वहाँ पर अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वहाँ पर भी अमेरिका के हिसाब से भारत का उतना यूज़फुलनेस नहीं है, उतना काम नहीं है। तो ऐसा कई डिसएग्रीमेंट्स हैं, और अमेरिका शायद आजकल ज़्यादातर स्केप्टिकल हो गए हैं कि भारत उनके काम आ सकता है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि भारत अभी तक अमेरिकन अलायंस में नहीं है। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उपयोग करता है, जिसके साथ रशिया और चाइना के साथ भी कोऑपरेशन करता है, जो अमेरिका के राइवल्स होते हैं। और दोनों तरफ से एक, जैसे मैं अपनी किताब फ्लाइंग ब्लाइंड में कहता हूँ, भारत फेंस सिटिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है। एक तरफ का भी अलायंस नहीं है और दूसरी तरफ का भी अलायंस नहीं है, और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका और इंडिया रिलेशनशिप में। जिशान, बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के भी आसार बन रहे हैं, तो ये कैसी मजबूरी है कि एक नया चैनल खुलने वाला है अमेरिका की तरफ से बातचीत का? बाइडेन को ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है शी जिनपिंग के साथ कोऑपरेशन करने के अलावा,
क्योंकि चाइना है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना और अमेरिका के बीच में ज़्यादातर मजबूत ट्रेड रिलेशनशिप भी है। भले ही ट्रंप के प्रेसिडेंसी में जितना भी ट्रेड डिस्प्यूट हुआ था और टैरिफ बैरियर वगैरह सब हुआ था अमेरिका और चाइना के बीच में, फिर भी आज भी अमेरिका और चाइना का बहुत ही बड़ा ट्रेड रिलेशनशिप है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। चाइनीज इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी चाइना के साथ ट्रेड महत्वपूर्ण है। और फिर देखें तो क्लाइमेट चेंज एक और ऐसा जगह है जिस पर अमेरिका को चाइनीज कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस है। चाइना के अलावा और चाइना के बिना अमेरिका क्लाइमेट चेंज इश्यू पर ज़्यादातर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस पर भी बाइडेन और शी जिनपिंग का एक कॉमन इंटरेस्ट एरिया है। तो ये ऐसा मजबूरी है कि अमेरिका को चाइना के साथ बातचीत करना ही पड़ेगा। फिर ज़्यादातर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल क्राइसिस है। चाइनीज़ कोऑपरेशन के बिना अमेरिका को नॉर्थ कोरियन मिसाइल क्राइसिस में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। अगर चाइना कोऑपरेट नहीं करेगा तो नॉर्थ कोरिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएन की तरफ और यूएस की तरफ, इसका फेलियर हो जाएगा। तो अगर नॉर्थ कोरिया को फिर से नेगोशिएशन टेबल में लाना पड़ेगा तो बाइडेन को शी जिनपिंग के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। और फिर ताइवान का भी डिस्प्यूट है, साउथ चाइना सी का भी डिस्प्यूट है। अगर चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है कि साउथ चाइना सी और ताइवान और हांगकांग में एस्केलेशन हो जाएगा और फिर अमेरिका को मिलिट्री कमिटमेंट करना पड़ेगा। फिर से जैसे ही अफगानिस्तान से निकल रहे हैं अमेरिकन ट्रूप्स, फिर से साउथ चाइना सी में उनका डिप्लॉयमेंट होना पड़ेगा और ये बाइडेन के इंटरेस्ट में नहीं है। उनको एक नया जंग को बिगिन करने का ये इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा शी जिनपिंग के साथ। मोहम्मद ज़ीशान, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का दिन भर पॉडकास्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें मेल करके बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिजाइन किया है अमृत रेगी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।